स्टूडेंट होंगे, मेरे बारे में मैंने उनको बताया है। और अगर आपके ऊपर कुछ बीती रहती है, तो उसकी चर्चा करने में या उसको दूसरों को बताने में आपको थोड़ा-सा सुख की अनुभूति इसलिए होता है कि अगर 40 लोग बैठे हैं, 40 में से एक ने मुझे फ़ॉलो कर लिया और मेरे कारण या मेरे संघर्षों के कारण कोई एक व्यक्ति सफल हो गया, तो वह मेरा बताना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और अगर मैं बता दिया, आपने सुन लिया और 10-20 मिनट जो भी मैंने बताया आप पूरे जोश में रहे और उसके बाद ज्यों यहाँ से गए सारा जोश क्या खत्म। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा बताने का कोई भी मतलब नहीं होगा। तो मैं अपने किस-किस दौर से कहाँ-कहाँ से इस 31 साल की उम्र में कैसे मैं यहाँ तक आया कि मैं टीचर बन गया, मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, मोबाइल की दुकान चला रहा हूँ, सारा कुछ मैं यहीं से बैठ के हैंडल कर रहा हूँ। तो उसके बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप शिक्षक भी बन जाते हैं तो उसके बाद भी आप कोई ना कोई काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक बन गए एकदम शिथिल हो गए कि अब तो 50,000 महीने आने लगेगा, बस इतने में रहेंगे। अगर आपके पास दिमाग है, मस्तिष्क है, बुद्धि है, तो उसका प्रयोग करना कभी रोकिएगा मत। मैं भी तो चाहता कि तो आता आराम से सोता, और या तो मैं बहुत पैसे के पीछे भागता तो मैं वनडे की भी क्लास चलाता, फिर और क्लास चलाता, टीचरें तो रखना था। लेकिन मैं बस आप लोगों के साथ 1-2 घंटे इसलिए कनेक्टेड रहना चाहता हूँ कि मेरा टाइम भी पास हो जाए और मैं इन्वॉल्व रहूँ। मैं खाली नहीं रहना चाहता। मतलब सुबह मैं उठा और स्कूल के लिए तैयारी में मेरा 8 बज जाता है और शाम को मैं आता हूँ तो आप लोगों के साथ 5 बज जाता है। 5 बजे के बाद फिर वही खाना-वाना बनाना 3-5 करना और समय बीत जाता है। मतलब 24 घंटे में मैं खाली नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर आप खाली रहेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। ये मेरा अपना अनुभव कहता है कि खाली रहना मतलब असफलता है। खाली रहेंगे, मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सारी चीज़ें चलती रहेंगी और समय कैसे जाता चला जाएगा, 1 साल, 2 साल, कैसे-कैसे आप 25 साल पहुँच गए, 26 साल पहुँच गए, पता चला? नहीं, ऐसे ही 30 साल पहुँच जाएँगे, सोचेंगे कल होगा, कल कुछ होने वाला नहीं। अगर आज से ही बिज़ी हो जाएँगे, तो सब कुछ हो जाएगा और खाली हैं तो कल आता जाएगा और इतना कल आएगा ना कि एक समय ऐसा आएगा केवल रोना बचेगा, उसके अलावा कुछ भी बचेगा नहीं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं इतना लो लेवल से क्यों पढ़ाता हूँ। कभी-कभी लोगों के मन में आता होगा कि मतलब एकदम डीप में, एकदम नीचे से जाके और एकदम पूरे चैप्टर को एक पूरा क्यों पढ़ाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि समाज को मैं 2 दिन पढ़ा के बहका के क्या करूँ, खत्म कर दूँ। और ज़्यादातर कोचिंगों में ऐसा ही होता है कि समास में आपको लिखा दिया गया कि अव्ययीभाव समास और बता दिया गया कि इसमें उपसर्ग या अव्यय आएगा और 4 ठो उदाहरण बता दिया गया, काम खत्म। अव्ययीभाव अब आप झेलिए लेकर। लेकिन मुझे आप देखेंगे तो मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ता हूँ और ऐसा नहीं केवल शिक्षक भर्ती का, शिक्षक भर्ती भी पढ़ूँगा, पुलिस भी पढ़ूँगा, बीपीएससी भी पढ़ूँगा और सारे उदाहरण जो परीक्षा में आए रहते हैं, उनको क्या करूँगा, ले लेता हूँ। इसीलिए आप देखिए पुलिस में जितने भी समास आए थे, एक्को समास ऐसा था जो नहीं पढ़ाए थे। ऐसे ही कोई भी चैप्टर आप पढ़े रहें, एक्को पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं पढ़ाया। चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, जैसे सर मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का तरीका भले अलग हो, लेकिन नोट्स मेरा ही यूज़ होता है और मैं ही बताता हूँ कि आपको कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पढ़ाना। इसलिए अगर आपको मान लीजिए मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो प्रैक्टिस के हिसाब से बैठिए कि जो क्वेश्चन सर पढ़ाएँ उसको मैं लगा लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ। इनके सिस्टम से ना लगाऊँ तो अपने सिस्टम से लगाऊँ, अपना सिस्टम कठिन लग रहा है तो इनके सिस्टम से लगाऊँ, लेकिन प्रैक्टिस करूँ। अगर किसी एक सब्जेक्ट से भागेंगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। और लो लेवल से पढ़ाने का बस मेन मकसद यही है कि लगभग 100 पेपर फेल हुआ, इतना पेपर फेल हुआ हूँ, इतना पेपर फेल हुआ हूँ, फिर अंत में जब पास हुआ हूँ तब वहाँ से समझ में आया कि अगर यहाँ से ऐसे यहाँ तक नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी पास नहीं होंगे। इसलिए मैं जितना मेरे पास रहता है, जैसे अगर मैं समास पढ़ाया, वर्णमाला पढ़ाया, जितना मेरे पास मेरे दिमाग में है सब कुछ मैं आपको देता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि इतना पढ़ा दूँ, इतना छोड़ दूँ, बच्चे मुझसे ज़्यादा जान जाएँगे, या ये सब कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो है मैं एकदम नीचे से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि आप सफल, ठीक। इसके बाद देखिए, कुछ मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब अब नौकरी पाने के बाद आपको लगता होगा कि हाथ झुलाते हुए गाड़ी से आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, एकदम मस्ती से, मतलब लगता होगा कि बड़े आराम से हैं। तो इस आराम के लिए मैं कितनी कठिनाइयों को झेला हूँ, उसको भी आज समय है तो आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे संघर्षों की कहानी क्या है, मैं कैसे-कैसे यहाँ तक आया हूँ और मेरे घर की स्थिति कहाँ से कहाँ पर पहुँच गई थी। तो जैसे मैं 2009 में 12th पास हूँ, 12 मैं 2009 में किया हूँ। एक क्लास में कूदा, अगर उस तरह से देखेंगे तो 2010 में मेरा इंटर हुआ है और इंटर के बाद मेरे चाचा ने मुझे कह दिया कि इलाहाबाद जाइए। तो अब इलाहाबाद जब वह भेजे मुझे, तो उन्होंने भी यह नहीं कह के भेजा कि जाके नौकरी लाना है, बस यह कह के भेजा कि जाओ, लोगों के साथ उठना, बैठना, बोलना, यही सब सीख लो और सीख के 2 साल में क्या हो, घर चले आओ। तुम्हें बिज़नेस करना है, राइस मिल या इस तरीके से कोई बिज़नेस करना है। तो मैं इलाहाबाद चला गया उनके कहने पे, जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पढ़ने-वढ़ने का कोई इंटरेस्ट इंटर तक नहीं था।
जैसे यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे, एकदम दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो मुझसे तेज़ होंगे उस समय के हिसाब से। मुझे इंटर तक कुछ भी पता नहीं था, पढ़ाई का पा भी नहीं पता था। उससे पहले मैं केवल 6 से 9 कोचिंग जाता था, 6 से 9 डेली कोचिंग गया हूँ। उसके बाद कोचिंग वाला रिवीजन ज़िंदगी में नहीं किया। 6 से 9 जाता था, 9 से 3 बजे तक मैं डिश टीवी मेरे घर पे लगा था, तो डिश टीवी देखता था 9 से 3 डेली। उसी में सो भी लिया, डिश टीवी भी देख भी लिया। और 3 बजे के बाद 4 से 6 प्राइमरी स्कूल में मैच खेलने जाता था। उसके बाद 6 बजे से 9 बजे तक दुकान पे रहता था। यही मेरी दिनचर्या थी पूरी ज़िंदगी की। और इंटर तक मैंने कुछ भी पढ़ा-वढ़ा नहीं, बस कोचिंग जाता था इसलिए कि और सब बच्चे जाते थे तो देख के जाता था। अगर नहीं जाता था तो लगता था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, इसलिए कोचिंग चला जाता था। इसमें से भी कई लोग हो सकता है ऐसा करते होंगे कि अब बगल वाला पढ़ रहा है तो लाओ हम भी कोचिंग चले जाते। तो कोचिंग जाता था, आता था, जाता था, आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। उस समय मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी मतलब पता नहीं था। तो सोच लीजिए कि मैं वहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ और सब कुछ मुझे अब पता है, तो मैं कहाँ से कैसे-कैसे क्या किया हूँ। तो इंटर पास करने के बाद जब मैं गया इलाहाबाद, तो सीपीएमटी की तैयारी पहले होती थी, जो आप आज नीट कहा जाता है। तो सीपीएमटी की तैयारी होती थी, मैं बायो से था, सीपीएमटी का क्लास 2 दिन लिया। इतना तेज़ सर दर्द किया, कुछ आता था नहीं और अंग्रेजी में सीपीएमटी की क्लास लेने लगा तो इतना तेज़ सर दर्द किया, तीसरे दिन से पॉलिटेक्निक की कोचिंग ज्वाइन कर ली। मतलब दुनिया की मैं पूछा 1-2 लोगों से कि सबसे सरल कौन-सा मतलब एग्ज़ाम होता है? तो कुछ लोगों ने कहा कि पॉलिटेक्निक से सरल कुछ भी नहीं। तो मैं मैग्नम क्लासेज में पॉलिटेक्निक का क्लास ज्वाइन कर लिया और पॉलिटेक्निक की क्लास मैंने किया। और उसी समय एक लड़का मुझसे मिला, मनीष शर्मा। जब जहाँ पे हम रूम में रहते थे उसी के बगल में वह रहता था और मनीष वर्मा था, प्रतापगढ़ का। तो मनीष वर्मा ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लिया और क्वेश्चन वही था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे ऐसा कुछ था, 3 प्लस एक्स का स्क्वायर कर दिया और कहा कि इसे सॉल्व करके दिखाइए। वह भी पॉलिटेक्निक की तैयारी करता था। अब ले तो लिए ऐसे, लेने के बाद अब ऐसे कर रहे हैं, आ तो रहा नहीं है, सोचे कुछ तो जो है करें, कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद हम कहे उससे कि मुझे नहीं आ रहा। तो हमारे ही एज का था, लेकिन वो ऐसी बात बोला कि मुझे बहुत ज़बरदस्त चुभ गई। वह बोला कि अभी भी समय है, माँ-बाप के पैसे को बर्बाद मत करो, घर चले जाओ। एकदम सेम एग्ज़ैक्ट यही लाइन बोला। तो मुझे इतना ज़बरदस्त झटका लगा कि मैं आया रूम में और रूम में मतलब ऐसे सोया और सो के रोने लगा। तो मैं सोचा कि मेरे पार्टनर बाहर-वाहर गए हैं, मतलब वहीं कमरे से बाहर ऐसे गैलरी-वैलरी में घूम रहे थे। तब तक पहुँच गए, ज्ञानेंद्र यादव ठाकुर उनको हम लोग कहते थे। तो तब तक पहुँच गए, पहुँचने के बाद कहा का रोवत है? तो हम बताए कि हमको यार कुछ आता-वता नहीं, हम तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, ज़िंदगी में कभी पढ़ाई-वढ़ाई किए नहीं, तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं करूँगा क्या? मतलब मेरे जीवन में अब मैं करूँगा क्या? तो मुझे बस वही दिखाई दे रहा था कि मुझे मज़दूरी ही करना है, मज़दूरी ही करना है। तो ऐसा ही दिमाग में बार-बार आ रहा था, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। इतना सपोर्ट किया, उन्होंने फुटपाथ पे इलाहाबाद में किताबें बिकती हैं ना, तो वहाँ से जाके मुझे 6 से लेकर 10 तक की किताब दिलाए और वही किताब कहे कि 3 महीना सब पढ़ डालो। जैसे लोग कहते नहीं कि आपका बेस तैयार नहीं है, तो एनसीईआरटी की किताब क्या करिए, पढ़ लीजिए, लेकिन दिमाग से पढ़िए। तो वही 6 से 10 तक मुझे 3 विषय केवल दिलाए, विज्ञान, गणित और हिंदी। कहे हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी पढ़ना और बोलना सीख जाओगे और मैथ और विज्ञान पढ़ोगे दिमाग बढ़ जाएगा। बाकी इतिहास भूगोल पे अभी मत ध्यान दो। तो वही 3 विषय मैं 3 महीना इतना पढ़ा, ऐसे सीढ़ी थी उसी सीढ़ी पे बैठता था और बगलिया में चाय-वाय रख के चले जाते थे, हम चाय भी पीना भूल जाते थे। इतनी पढ़ाई की है 3 महीने। और 3 महीने बाद एकदम लेवल में आ गए। जब लेवल में आ गए तब हम वर्मा जी मतलब दोनों लोग क्वेश्चन आंसर करते थे। उसके बाद पॉलिटेक्निक का दोनों लोग एंट्रेंस दिए, उनका 8000 रैंक आया और मेरा 3000 रैंक आया। तो उसके बाद जो है वर्मा कहा कि मतलब तोहार कैसे 3000 रैंक आई है यार, हमारा 8000 आई। वो इलेक्ट्रॉनिक्स से पॉलिटेक्निक किया, मैं मैकेनिकल से यहीं बलिया से, टाउन पॉलिटेक्निक बलिया से किया। जब एडमिशन लिया मैं पॉलिटेक्निक में, तो वहाँ पे मेरा एक पार्टनर था प्रीतेश शर्मा। उसके बारे में भी मैं कई बार चर्चा किया हूँ। वो समझिए कि मेरा रूम पार्टनर नहीं था, बल्कि वो मेरा गुरु था या मेरा भाई कहिए या मेरा पिता ही आप कह सकते हैं, जो भी था। लेकिन वह मेरे लिए बहुत मतलब ऐसा था, हीरा था समझिए। अगर वो मेरे ज़िंदगी में ना आया होता, तो शायद मैं कुछ भी नहीं बन पाता। मैं पढ़ना-लिखना तो हर चीज़ सीख गया था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमी थी। मतलब कुछ भी मुझे लगता था कि कर नहीं पाऊँगा। अगर मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं फेल हो जाऊँगा, मैं पास नहीं हो पाऊँगा। तो प्रीतेश शर्मा ने हर मोड़ पे मेरा सहायता किया। क्यों? क्योंकि हम लोग हॉस्टल लिए और हॉस्टल में प्रीतेश शर्मा हमारा पार्टनर था। और उसी समय जब हम लोग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पहुँचे, तो उसी समय घर की स्थिति एकदम डैमेज हो गई।
मतलब आप ये भी जानिए कि अगर किसी का पिता आज कमा रहा होगा तो कल उसका पिता नहीं कमाएगा। मतलब अगली पीढ़ी को लोग क्यों पढ़ाते हैं कि मतलब जब हम ना रहें तो अगली पीढ़ी हमारे घर को क्या करे, संभाल ले। अगर उसको समय रहते आप नहीं जान पाएंगे कि मतलब मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे बड़े भाई के रहने के बाद अगर मैं चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा हूँ तो आपका घर नहीं चल पाएगा, सीधी सी बात है। या आप जो है दर दर की ठोकरें खाकर घर चलाएंगे कैसे कैसे करके, लेकिन वहाँ पर भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो घर की स्थिति ये जानते रहिएगा कि आज अगर चढ़ाव है तो कल क्या होगा, उतार भी होगा। और अगर आज उतार है तो कल क्या होगा, चढ़ाव होगा, और उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप सफल हो गए तो ऊपर, अगर आप असफल हो गए तो नीचे। तो वही स्थिति हमारे घर की आ गई। एकदम चाचा हमारे राइस मिल के लिए लोन ले लिए और -85 लाख में चले गए, और हमारा घर एकदम पूरा क्या हो गया, डूब गया। और ऐसी स्थिति आ गई कि मेरे पिता मुझको पैसा ही नहीं भेज पा रहे थे। मैं उधर पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ और पैसा भेज ही नहीं पा रहे हैं। और लड़कों की आदत क्या होती है, जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी आदत ये होती है कि पैदा करे हैं तो भेजबे करिए, या आप गुस्साते हैं पैसा भेजिए कि घर चले आए हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, या हुआ। लेकिन घर वाले फिर भी आपको ये नहीं कहते हैं कि हाँ घर चले आओ, कभी कहें ऐसा नहीं। वो कहीं से भी अगर उनको एक, मान लीजिए उनकी बनियान फट गई है, लेकिन वो सोचेंगे कि मेरे बेटे को पैसा भेजना है, बनियान नहीं पहनेंगे, लेकिन वो उस 70 रुपये को कलेक्ट करेंगे। और इधर हम लोग फ़ोन करके क्या कह रहे हैं, पैसा आज ना भेजा, चलो ना भेजा। मतलब एकदम उनको डिस्टर्ब किए। ऐसे मैं भी किया। उसके बाद मेरे पिता ने कमांडर चलवाते थे, कमांडर बेच दिए। कमांडर एक गाड़ी होती है जैसे जीप होता है, वैसे गाड़ी बेच दिए। सोचे कि 70,000 का बेचे हैं तो अगर 2-2 हज़ार देंगे तो 35 महीना दे देंगे। तो 3-4 महीना बाद जब मैं घर आया तो मैं सुना कि मतलब मेरे पिता ने कमांडर और एक जीप, कमांडर और टेम्पो 2 चीज़ चलवाते थे, दोनों बेच दिए। और 25,000 का एक, मतलब उसी में से 25,000 का दुकान खोल लिए, और अपना जो है जो पैसा बचा उसी में से पैसा भेजते थे। जब 4 महीने बाद मैं घर आया और मुझको पता चला, जैसे कभी भी कोई बाहर पड़ता है तो घर की जानकारी उसे नहीं दी जाती। अगर आपका भी कोई भाई वही हो तो ऐसा आप मत करिएगा कि मम्मी और चाची में झगड़ा है, भाई के लगे फ़ोन लगा, हाँ झगड़ा हो ही, तब तो उसका जो आप पैसा भेज रहे हैं वेस्ट जा रहा है, तब तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो वहाँ गया है कि घर का मामला वहाँ पे ना पहुँचे। तो ऐसे ही मेरे घर वाले भी बताते नहीं थे। मेरे पापा तो 9-10 तक पढ़े हैं, मेरी मम्मी 8 तक पढ़ी हैं, लेकिन तब भी मतलब समझदारी के हिसाब से तो हम लोगों से समझदार ही, कभी भी चीज़ों को बताते नहीं थे। जब आते थे घर तभी बताते। अब आए तो पता चला कि गड़िये बेच दिए मेरे लिए। तो उसी समय इतना ज़्यादा झटका लगा कि मुझे लगा कि मतलब ये क्या हो गया? इतनी गड़बड़ स्थिति आ गई, और स्थिति बहुत सही थी। सही स्थिति से इतनी गड़बड़ स्थिति कैसे आ सकती है? उसके बाद जिस दिन मम्मी बताई उसी दिन शाम को हम निकल लिए फिर। मतलब हम कहे अब घर और रहना ठीक नहीं। फिर बलिया गए, वहाँ एक चार्ट पे लिख के चिपकाए कि मतलब अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम पाँचों भाई क्या हो जाएँगे, बर्बाद हो जाएँगे। कोई कहीं कमाएगा, कोई कहीं कमाएगा। मतलब लिखे कि अब नहीं तो कभी नहीं। और अपने प्रितेश शर्मा जो हमारा पार्टनर था, उससे चर्चा की, और चर्चा करने के बाद उसके घर की स्थिति भी वही थी। तो हम लोग आपस में बात-वूत करके दोनों लोग खूब पढ़ते थे। इतना पढ़ते थे कि हॉस्टल के सब लड़के परेशान थे। मतलब आप लोग कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। अब जब स्थिति डैमेज होने लगती है, स्थिति गिरने लगती है, तो उससे 1-2 महीने, 4 महीने पहले आपको आभास होना शुरू हो जाता है कि हमारे घर की स्थिति गड़बड़ाने वाली है, अब हमें कुछ करना होगा। अगर उसके बाद भी आप नहीं करते हैं तो आप शिथिल हैं, तब आप कुछ भी कभी कर नहीं पाएँगे, इसकी गारंटी। लेकिन अगर आपको आभास हो रहा है और आप उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे मुझे आभास हुआ कि अब तो घर की स्थिति गड़बड़ा रही है, तो मैं, मेरे यहाँ बरधइया बाज़ार चलता था। बरधइया बाज़ार आप लोग नहीं जानते होंगे, अब नहीं चलता। मतलब जहाँ पे बैल की खरीद-बेच होती है। मतलब एक किसान बैल को बेचेगा तो दूसरा क्या करेगा, खरीदेगा। ऐसा बाज़ार लगता था। तो उसके मालिक हमारे बाबा थे, उसका रवन्ना लिखाता था। रवन्ना मतलब एक कागज़ होता था, जिस पे जो बेचा था उसका नाम और जो खरीदा है उसका नाम, और जो मालिक होता है उस बाज़ार का उसका सिग्नेचर रहता है। तो बाबा का था, तो मैं वहाँ पे जाके मतलब अपने बाबा से ही मैं जॉब माँगा कि मुझे नौकरी चाहिए। तो हर रविवार को वो लगता था, तो रविवार को जो है मैं जाता था, रवन्ना लिखता था। 200 रुपये एक रविवार का मिलता था। और उसके बाद जिस दिन मैं नहीं रहता था, मेरा छोटा भाई लिखता था। उसके बाद बाबा धीरे-धीरे पूरी ज़िम्मेदारी मुझे दे दी कि तुम अपना अब क्या करो, देखो। तो जब घर की स्थिति गड़बड़ होने लगेगी, तो आपके दिमाग में कुछ आएगा कि कुछ पैसे को क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाए। तो जब 5,000 6,000 होता था, तो उसमें से 2,000 मैं ले लेता था। बाबा हर चीज़ जानते थे, लेकिन मैं बताता नहीं था मैं। लेकिन हर चीज़ जानते थे कि ये पैसा ले रहा है। 2,000 मैं ले लेता था, 4,000 बाबा को दे देता। ऐसे मैं 80,000 रुपया जुटाया, और मेरा भाई 20,000 जुटाया। और 80,000 और 20,000 को कलेक्ट करके हम लोग 1 लाख बनाए। और उसी 1 लाख से आज मोबाइल की दुकान भी है, उसी 1 लाख से
आज स्कूल भी है, उसी 1 लाख से हमारी नौकरी भी है और पूर्वजों का 1 रुपया हम लोगों को नहीं मिला है, बस आशीर्वाद मिला है। अगर आपको 1 लाख रुपए दे दिया जाए तो आपको लगेगा कि हम गिनतियों खोल के कुछ कर नहीं पाएँगे, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो 1 लाख से बहुत कुछ कर लेंगे। हम लोग 1 लाख से कुछ किए थोड़ी। एक एसर का लैपटॉप लाए थे 23,000 का, एक 8,000 का प्रिंटर लाए थे और लेमिनेशन वाली मशीन लाए थे और बाकी जो काउंटर बनता है, काउंटर में लगा के 1 लाख खर्च। उसके बाद दुकान मेरी, बस एक चीज़ था मेरे साथ कि मेरा जो क्वार्टर था वो एकदम मेन चौक पे था। वहाँ पे मैं कुछ भी बेचता, ईंटा रख के बेचता तो वो भी क्या होता, बिक जाता। इसलिए उसको मैं कहूँगा कि वो जगह मेरे लिए बहुत लकी और बहुत ज़्यादा मेरे लिए मतलब सपोर्टिव रहा। तो वहाँ पे मैं लैपटॉप खोल के डाउनलोडिंग वाला दुकान खोल दिया। डाउनलोडिंग वाली दुकान आप जानते हैं, पहले 5 रुपये 10 रुपये में एक तो पिक्चर भरा जाता था। तो वही पिक्चर भरने वाली दुकान खोले। पहले दिन हम लोग 60 रुपये कमाए थे। फिर जब वो कमाई बढ़ते 2000 हो गई, तो मैं फिर अपना दिमाग लगाया कि अब इसमें पाँचों में से एक लोगों को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मैं सोचा कि मैं ही हो सकता है कि पढ़ सकूं, क्योंकि पॉलिटेक्निक कर लिया था तो दिमाग हो गया। फिर मैं चला गया इलाहाबाद, और इलाहाबाद जाने के बाद मैं 3 पेपर दिया, एक बीएड एंट्रेंस मुझे याद है, और एक जूनियर असिस्टेंस, और एक आरआरबी एनटीपीसी 2016। और आरआरबी एनटीपीसी में मैं 0.20 से छट गया, नहीं तो मैं 2016 में ही नौकरी पा गया हूँ। उसके बाद बीएड एंट्रेंस में मेरा ऑल यूपी 78 रैंक, मतलब 78 रैंक है पूरा ऑल यूपी बीएड एंट्रेंस में। फिर मैंने बीएड में यहाँ पे चंडेश्वर आप जान रहे होंगे, सरकारी विद्यालय है, वहाँ से 5,000 रुपये में मैंने बीएड किया है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंस का पेपर दिया था, वो भी क्वालिफाई था, लेकिन उसमें मैं टाइपिंग नहीं कर पाया। टाइपिंग सीखने में अल्लाहपुर से गोविंदपुर जाता था, 12 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था और 12 किलोमीटर साइकिल चला के आता था, और खूब सीखने का प्रयास किया। लैपटॉप भी एक खरीद लिया था, लेकिन जो चीज़ आपके बस में नहीं रहती है, जैसे अदर चीज़ें, मतलब कुछ कला, जैसे अगर आप लड़की हैं, आपको कह दिया जाए कि ब्यूटी पार्लर सीख लीजिए, अगर आपका जो मन नहीं है तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो ऐसे मेरा उस टाइपिंग में रुचि ही नहीं बन पाता। मुझे लगता था कि मेरा बीपीए हाई हो जा रहा है, मेरा बीपीए कोटर 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 कोटर, तो समझा नहीं आता था, इसलिए मैं नहीं सीख पाया, नहीं तो शायद सीख गया होता। फिर बीएड किया 2016 से 2018 तक, और उस समय भी बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं था, लेकिन 2018 में एक आ गया भारत का राजपत्र, और उसमें लिखा था कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो गया। जो हम लोग किए उसी के 10 दिन बाद बीएड क्या हो गया, एलिजिबल हो गया। और उसी समय यूपी टेट का फॉर्म आया, हम लोग यूपी टेट दिए पहली ही बार में। उससे पहले एक बार दिए थे, 95 नंबर आया था, और दोबारा जब दिए हैं तो 116 नंबर आया है। फिर 45 दिन बाद सुपर टेट आया है। सोच लीजिए, अगर पहले का पूर्व ज्ञान नहीं रहता, मान लीजिए अभी आप बीएड किए हैं, सरकारें तो है, क्या दिमाग है, अभी सरकार है, मान लीजिए 2027 का चुनाव आ जाए, खट से बीएड को अंदर कर दे, और आपके पास पहले का कोई ज्ञान नहीं है, पहले का अगर कोई ज्ञान नहीं है, 45 दिन में आप कुछ कर पाएंगे? कुछ। आपको कुछ आए चाहे ना आए, आपको 2 घंटे ज़िंदगी में डेली ज्ञान लेते रहना चाहिए, कहीं पर भी रहिए। अगर घर पे हैं तो यूट्यूब से ज्ञान लीजिए, लेकिन 2 घंटा अपने ज़िंदगी में ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए रखिए। कुछ अदरें पढ़िए, मनोविज्ञान जैसे एक नया टॉपिक है, अगर आप साइंस से नहीं है, साइंसीय पढ़िए, कुछ नया पढ़ते रहिए, 1-2 घंटा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप देखिए कि फला विषय मेरा है तो ये पढ़ूंगा। अगर बताइए, जो मैथ नहीं पढ़ता रहा होगा, मैथ की क्लास जो छोड़ता रहा होगा, पुलिस में मैथ उसको मिला होगा कि नहीं मिला होगा, तो क्या कर पाया होगा? तो केवल नौटंकीबाजी करके चला आया होगा। तो इसलिए चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आपको खराब लगे, चीज़ों को पढ़ते रहिए। कल को अभी सिलेबस ही चेंज हो जाए, मैथ 40 ठो आने लगे, तब क्या करेंगे? यूपी टेट में मैथ 40 ठो आने लगे, 60 ठो आने लगे, आप क्या कर लेंगे? तो इसलिए कम बेसी जो भी आपको आ रहा है वो आता रहना चाहिए। उसके बाद सुपर टेट आया, और सुपर टेट में मेरा 124 नंबर आया। और उस सुपर टेट के दौरान भी एक घटना घटी थी मेरे साथ, उसको भी आपको बता देते हैं। मेरे मौसी के लड़के और उनके एक मित्र थे, 2 लोग मेरे रूम पे आए, और ज़्यादातर लोग जैसे आपको सपोर्ट करने ही आते हैं, तो मान लीजिए वो आए कि मतलब देखें कि हेमंत की तैयारी कैसी चल रही। तो आए तो मुझसे पहला क्वेश्चन किए कि कितना टारगेट बनाए हैं, क्योंकि वो बहुत मानसिक पीड़ा वाली वैकेंसी 69,000 थी, और आज भी मानसिक पीड़ा वाली है कि आज अंदर कल बाहर, आज अंदर कल बाहर चल रहा है नहीं। तो उस दौरान हम लोग तैयारी किए हैं। आप लोगों को तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तब भी चीज़ें कठिन लगती हैं। हम लोग कहा जाता था कि 40-45 पे होगा तो सब शिक्षा मित्रवय हो जाएंगे, 60-65 पे होगा तो कुछ चांस रहेगा होने का। तो उस दौरान हम लोग 40-45 मान के तैयारी कर रहे थे कि अगर 40-45 भी होगा तो हमारा होगा, चाहे जैसे होगा। तो उस दौरान उन्होंने आके पूछा कि आपका टारगेट कितना है, तो 150 नंबर पूर्णांक था, तो मैंने उनसे कह दिया कि मेरा टारगेट 150 है। तो खूब हंसे कि मतलब 150 नंबर में कैसे 150 नंबर आ सकता है।
तो हम कहे ठीक है, नहीं आ सकता है, लेकिन मेरा टारगेट 150 है। ये 150 से मेरा टारगेट 149 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 150 क्वेश्चन आ रहा है तो 150 मैं ला सकता हूँ। और आपको भी मैं बार बार कहता हूँ कि टारगेट अपना हमेशा बड़ा रखना है। अगर जो भी सोचा कि बस 182 नंबर पा जाएँ, वो अगर ज़िंदगी में 82 नंबर पा जाएगा तो मुझे बताएगा, कभी नहीं पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि 100 नंबर पाएँ तो उसी अनुसार काम करेंगे तब 82 पाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि हमको चाहे जैसे 120 नंबर लाना है तो 120 के हिसाब से हौहा के पढ़ेंगे तब जाके आपका 100 नंबर आएगा। 140 के हिसाब से पढ़ेंगे तब कहीं 110, 108, 120 तक आएगा। तो इसलिए टारगेट हमेशा +25 रखिए। मैं 150 टारगेट बनाया था तो मेरा 124 नंबर आया, तो 124 नंबर का टारगेट रहा होता तो मेरा शायद 100 आता, क्योंकि उसी हिसाब से आपका दिमाग भी क्या होता है, चलता है। मैं 18 घंटे पढ़ता था। 18 घंटे कब पढ़ता था? परीक्षा से 15 दिन पहले। उससे पहले मैं 6 घंटे पढ़ता था। 6 घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं पढ़ा। लेकिन 6 घंटे जो पढ़ता था, सारे विषय, सारे नोट्स मेरे इतने परफेक्ट थे कि ऐसे अगर मनोविज्ञान हम उठा लिए तो अगर मनोविज्ञान उस पूरे नोट्स को पढ़ के परीक्षा में जाके देंगे तो 30 में से 30 क्वेश्चन मिलेगा। हम कर भले ना पाएँ, हम 25 कर पाएँ, 22 कर पाएँ, 8 को गलत कर दें गलती से, लेकिन हमारे नोट्स से 30 क्वेश्चन रहेंगे। और मैं पढ़ाने का भी वैसा ही प्रयास करता हूँ कि आपको 30 क्वेश्चन मिले। आप ना कर पाइए वो तो मेरी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, आपने रिवीजन कम किया, चीज़ों को कम समझा। तो इस तरीके से मैं 124 नंबर जब पाया तो मुझे पता चला कि हाँ, अब जो है नौकरी मिल जाएगी। तब तक मामला कहाँ पे चला गया? कोर्ट में चला गया। तो मैं घर चला आया। घर पे मैंने 9 से 12 तक कोचिंग खोल दी। और ये भी चीज़ है कि जहाँ पे मतलब मैं हाथ लगाया वो ज़्यादातर भगवान की दया से सफल होता गया। कोचिंग में खोला तो मेरे कोचिंग में 450 लड़के थे। मतलब 9 से 12 तक में 450, और एसएससी जीडी उडी का वनडे का पढ़ाता था, उसमें 110 उस लड़कों के आसपास थे। लेकिन वहाँ पे गड़बड़ी क्या हुई, उसी के साथ मैं स्कूल भी खोल दिया, और स्कूल में मेरे उस समय 300 लड़के थे, आज के समय में 700 लड़के। तो जब 300 लड़के वो आते थे तो मुझे उनको 2-3 कमरे में बंद करके मुर्गियों की तरह क्या करना पड़ता है, बंद, कि जब तक कोचिंग चल रही है तब तक तुम लोग डिस्टर्ब मत करो। तो 2 साल कोचिंग चलाए, खूब चलाए कोचिंग 2 साल। 450 लड़के ऐसे साइकिल वाइकिल खड़ा कर देते तो पूरा गाँव ब्लॉक हो जाता था। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो मैं मतलब लॉन्ग टाइम बिजनेस स्कूल है, तो मुझे स्कूल को बचाने के लिए कोचिंग क्या करना पड़ा, बंद। शायद मैं कोचिंग चलाया होता तो कोचिंग की लाइफ बहुत ज़्यादा 10 साल होती। जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ या बिलरियागंज में कोई पढ़ा रहा, 10 साल बाद वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 10 साल बाद एक इंटेलिजेंट और टीचर आएगा। मतलब हम लोग अगर 4G हैं तो 5G आएगा, अगर आप 5G हैं तो 6G आएगा और आपको फेल कर देगा। जो चीज़ मैं आपको 1 घंटे में समझा रहा हूँ, शायद वो आधे घंटे में, 20 मिनट में समझा देगा। इसलिए कोचिंग की लाइफ कभी भी आप अगर कोचिंग पढ़ाते होंगे तो ये मत सोच के चलिएगा कि कोचिंग से मैं पूरा जीवन यापन कर लूँगा, कभी नहीं कर पाएंगे। कोचिंग की लाइफ बहुत ज़्यादा 10 साल मैक्सिमम होती। 10 साल बाद आप खोजेंगे लड़के नहीं मिलेंगे। ये तो साइड बिजनेस है ना। अगर आपके पास जॉब है, साइड में पढ़ा रहे हैं तब तो ठीक। अगर साइड में नहीं, बस कोचिंग को भगवान मान के चल रहे हैं तो कोचिंग के साथ एक बिजनेस कर लीजिए। अगर आप एक बिजनेस कर लेंगे तो बिजनेस हमेशा क्या होगा, रन करेगा। कोचिंग तो 10 साल बाद बंदे होंगे। इसलिए कोचिंग वोचिंग में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जैसे अभी 70 लड़के हो जाते हैं तो मैं एडमिशन क्लोज कर देता हूँ। चाहता तो उस समय मैं 100 लड़कों के कांटेक्ट में आ जाता, और 100 में से जब सब लोग भाग जाते तो 100 में से 70 ठो बच जाते। हो सकता है कि नहीं, लेकिन मैं 70 कनेक्शन में आता हूँ ताकि 20 लोग भागते हैं तो फिर कै ठो बचते हैं, 50। क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टाइम बिजनेस जो है स्कूल है, जॉब है। कोचिंग कभी भी लॉन्ग टाइम बिजनेस नहीं हो सकती। आपकी तबीयत 1 महीना खराब हो जाए, कोई भी स्टूडेंट आपका नहीं, वो तुरंत दूसरी कोचिंग खोजेगा, आपसे कोई भी मतलब नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होती हैं। इसलिए कभी भी कोचिंग वोचिंग मतलब ये मत बनाइएगा कि कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी बिता लेंगे, कभी नहीं बिता पाएंगे। तो कोचिंग वोचिंग हम लोग खोल ओल के सब चला वला के देख लिए हैं, पूरा एकदम सर दर्द है केवल। मतलब हाउ टीचर खोजिए, हो भाग गया, हो टीचर खोजिए, हो भाग गया, हो टीचर खोजिए। इसलिए ये सब एकदम बेकार काम है। बस मेरे अंदर रुचि है पढ़ाने की, इसलिए मैं आपको आके पढ़ा देता हूँ। नहीं तो मैं ये 2 घंटा कहीं और देता तो मैं बहुत पैसा कमाता। और अगर मतलब पैसे वैसे की तुलना तो किसी से नहीं की जानी चाहिए। जैसे पैसे की तुलना इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि हर सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी है। पैसे की तुलना कभी भी अपने से ऊपर वाले से करनी चाहिए। अपने से नीचे वाले से करेंगे तो आप नीचे होते चले जाएंगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ इस तरह से चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब 2-3 पंक्ति मैं जो है शिक्षक के बारे में बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर कोई भी चीज़ मुझे बोलने में अगर त्रुटि हो गई हो, या आपको ऐसे जैसे कभी-कभी बोलते-बोलते कोई ऐसा चीज़ भुला जाता है तो जैसे लगता है कि सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो वो चीज़ें फ्लो में क्या होती हैं, आ जाती हैं। तो उसको आपको भी समझना चाहिए कि मतलब ये चीज़ बोल दिए होंगे, बस बोल दिए, कोई दिल पे कोई बात नहीं लेगा। लेकिन निम्न पंक्तियों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पहला ये है, शिक्षक ज्ञान का सार है,
हर छात्र के जीवन का आधार है। अगर शिक्षक नहीं है तो आपका कोई भी आधार नहीं है। फिर एक बार मैं कह दे रहा हूँ कि शिक्षक मतलब मैं ही नहीं या कोई टीचर ही नहीं जो विद्यालय में पढ़ाता है। शिक्षक मतलब माता पिता भाई बहन, जिससे भी आपका दोस्त, आपका मित्र, आप जिससे भी कुछ सीखते हैं वही आपका क्या है, शिक्षक है। और दूसरा लिखा है, कुछ मतलब लेख लिखा हूँ मैं अपने से, कि शिक्षक हमें सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, वे हमारे भविष्य को आकार भी देते हैं, हमें जिम्मेदार नागरिक भी बनाते हैं, वे हमारी गलतियां बताते हैं ताकि हम लगातार सुधार कर सकें। गुरु हमें जीवन के हर नए मोड़ पर आने वाली सभी कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं और अंत में सफल भी बना देते हैं। अगर गुरु की बात बार बार आपको बुरी लग रही है, जैसे आप मान लीजिए टेस्ट ले रहे हैं और टेस्ट में आपका नंबर बार बार कम आ रहा है, तो मैं अगर आपको टोक दिया तो इसका मतलब मैं सुधार करना चाहता हूँ, मैं उस कठिनाई से लड़ने के लिए आपको प्रेरित करना चाहता हूँ। अगर आपको बुरा लग गया तो इसका मतलब आप गलत हैं, वहाँ पे हम नहीं गलत हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप और ऊपर आइए, लेकिन आप सोच लिए अरे सर मुझे टारगेट बना रहे हैं, मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मत, कभी कभी कुछ लोगों को अगर समझा दीजिए तो कुछ लोग स्पेशल समझ लेते हैं खुद को कि मेरे पास स्पेशली मैसेज कैसे कर दिए। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर मैं इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबको यही समझता हूँ कि उसके घर का आदमी पैसा दे रहा होगा तो आशा किया होगा, और आशा किया होगा तो मेरे पास फ़ोन लगा के कह दे कि क्या पढ़ा रहे थे, मेरी बच्ची 3 बार सीटेट तुम्हारे यहाँ से पढ़ी, तीनों बार फेल हो गई, तो मेरे पास क्या जवाब रहेगा? कोई जवाब नहीं रहेगा। इसीलिए बस मैसेज कर देते हैं कभी काल कि तुम पढ़ने में ठीक हो तो तुम और क्या करो, मेहनत करो, थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि इसमें कितने लोग सफल होने वाले हैं। वो एक टीचर अगर आपको 2 महीने पढ़ा देगा तो एकदम एग्जैक्ट वो जान जाएगा कि इसमें कौन कौन नौकरी पाने वाला है, कौन कौन नौकरी पाने वाला नहीं। तो जिसको लग रहा है कि ये नौकरी नहीं पा सकता, उसको ऐसा आपके टीचर को दिखाना है कि देखिए अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो टीचर को वही लगेगा कि मतलब ये नौकरी नहीं पाने वाला था, लेकिन अब वह उस स्टेज पे आ गया। क्योंकि मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं टेस्ट से जान सकता हूँ, इन सब चीज़ों से जान सकता हूँ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे मूड़ी नीचे करके कुछ जवाबें नहीं दे रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या? कुछ तो बोलिए। अगर कुछ नहीं बोलना है तो ऐसे कर दीजिए, ठीक, तब भी मुझे लगेगा कि कुछ क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे कुछ लोग लिखते नहीं हैं, आगे कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखते नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, सोचते हैं कि सर जी और देख लेंगे हम तो ऐसे हाँ का वो लिख देंगे। तो अब ये उनको नहीं पता है कि सर जी जान रहे हैं कि आप लिखते हैं कि नहीं, लेकिन उन्हें अगर पूछ लेंगे तो फिर वही बात स्पेशल हो जाएंगे। इसलिए जो है, आप सभी ने हमारी बात को इतने शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि कुछ जो है दोनों सर भी कुछ कहें। तो धन्यवाद।